रैंकिंग का फर्स्ट रनर अप और सारेगामा 2008 का सेकंड रनर अप। पहले छोटा था, अभी बड़ा हो गया। और आप मेरे को सुन रहे हैं अतिथि उवाच, जो कौशिकी जी हैंडल करती हैं। कौशिकी जी काम कर रही हैं इसके साथ, बहुत अच्छा काम कर रही हैं। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें, और इनके और भी वीडियोस का वेट करते रहें। ऐसे बहुत सारे लोगों से ऐसे ही बात करने वाली है। अनसुने, अनछुए, अनकहे पहलुओं को अपने किरदार में रखता हूँ मैं। इतिहास हूँ, रहस्य हमेशा एक बरकरार रखता हूँ मैं। नमस्कार, मैं कौशिकी त्रिपाठी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, इस्तकबाल करती हूँ आपके अपने खास शो अतिथि उवाच में। और आज या हमारे शो के लिए बड़ी सौभाग्य की बात है कि आज हमारे साथ प्रख्यात इतिहासकार, लेखक और नवाबों के शहर की शान है, जिन व्यक्तित्व की हम बात कर रहे हैं। जी हाँ, आज इस खास चर्चा का हिस्सा बनेंगे श्री रवि भट्ट जी। सर बहुत बहुत आपका स्वागत है, इस्तकबाल करते हैं। सर, इतिहासकार बनने की प्रेरणा कैसे बनी? देखिए, ये प्रश्न अपने आप में थोड़ा ट्रिकी है। ट्रिकी इसलिए है क्योंकि आप जब एक स्कूल से बढ़ के आप कॉलेज में जाते हैं, वहाँ पर उस समय आप तमाम चीज़ें पढ़ते रहते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको फैसिनेट करती हैं। मैं जब यूनिवर्सिटी में था तो यूनिवर्सिटी के अंदर हमारे पास, यूनिवर्सिटी से मैं बाहर निकल के आया था यूनिवर्सिटी से, तो उसके बाद में लखनऊ में अखबार निकला करता था एक ज़माने में, नेशन हेराल्ड। उसका हिंदी था नवजीवन और उर्दू में था वो कौमी आवाज़। ये 3 अखबार निकलते थे सेम मैनेजमेंट से, एसोसिएटेड प्रेस उससे कहते थे। तो हमारे कुछ दोस्त थे, उनकी नौकरी लग गई थी नेशन हेराल्ड में। जब उनकी नेशन में नौकरी लग गई तो हमारे साथ क्या हुआ कि अनएम्प्लॉयड थे एमए करने के बाद, तो जिन दोस्तों की नौकरी लग जाती थी वो हम लोग अनएम्प्लॉयड दोस्त उनके बाद अक्सर चले जाते थे, तो चाय फ्री में पीने की मिलती थी। तो वही हमारा दौर था। तो मैं वहाँ पर गया और ये मुश्किल से 2-4 महीने की बात होगी पास आउट होने के बाद। तो हमारे जिन दोस्तों की नौकरी लग गई थी, मैंने उनसे कहा भाई यार मेरी नौकरी लगा दो नेशन हेराल्ड। तो उन्होंने मेरे को बोला कि नेशन हेराल्ड में तो जगह नहीं है, बट यू आर अ बाइलिंगुअल पर्सन, यू राइट इन बोथ द लैंग्वेजेस, इंग्लिश एज वेल एज हिंदी, सो व्हाई डोंट यू ट्राई इन द नवजीवन, बिकॉज़ वी आर टोल्ड दैट देयर आर सम ओपनिंग्स इन दैट। And since it used to be in the same building, वो बिल्डिंग सेम थी जिसमें मतलब एक ही बिल्डिंग में तीनों थे, तो मैं ऐसे ही था ना, प्रिपेयर्ड था, तो उनका गाइड कर दिया। तो मैं ऐसे ही बहुत दिन नवजीवन ऑफिस चला गया। नवजीवन ऑफिस चला गया तो वहाँ पर बड़ी मजेदार बात है, ये मेरी किस्मत भी अच्छी थी कि वहाँ पर जो एडिटर थे, he himself was a bilingual person. Okay. He had started his career from the Navjivan and he has ended his career at the Indian Express. And again after the retirement, he has taken up an assignment with the Navjivan as a resident editor. तो himself was bilingual, so मैं वहाँ पर गया। जब मैं वहाँ पर पहुँचता हूँ तो होता क्या है कि जैसे कि उस जमाने में, और शायद आज भी सर्टेन एक्सटेंट होगा, कि इंग्लिश के न्यूज़पेपर में तो बहुत डिसिप्लिन होता था कंपेरेटिवली, पर हिंदी में बिल्कुल नहीं होता था। कोई भी एडिटर कमरे में चला जा रहा। तो मैं वहाँ गया तो एडिटर के रूम के बाहर एक आदमी बैठा हुआ था, ड्रेस तो नेता वाली पहने था, कुर्ता पैजामा सभी पहने हुए, और ही मस्ट बी इन हिज 50s, और वो पर बैठा था चपरासी के स्टूल पे, जो एडिटर के केबिन के बाहर। नाउ आई वाज कंफ्यूज्ड व्हेदर ही इज अ प्यून और ही इज नॉट, और एट द टॉप ऑफ इट ही वाज राइटिंग समथिंग, कागज पे लिख रहा था। तो मैंने उसको धीरे से कहा, मैंने कहा यार मेरे को मिलना है, तो कागज दो, स्लिप लिखना चाहिए। तो दिस जोकर नो ही फेल्ट डिस्टर्ब, वो मैं लिख रहा हूँ था।
जाओ यार ऐसे हाँ, लिखने में मुझे काम मतलब तुम जाओ ऐसे ही मिल लो, कोई सभी ऐसे मिलते हैं। हाँ, तो मैंने कहा नहीं, I need it. तो मैंने when I insisted for that, so he had given me a small piece of paper on which I had written my name and given it to him so that he can pass on to the editor. तो एडिटर ने मेरे को अंदर बुला लिया। अंदर बुलाने के बाद में एडिटर ने the name of the editor was K.K. Mishra. के मिश्रा। इधर लेजेंडरी फिगर है जर्नलिज्म के अंदर, वो लेजेंडरी फिगर है। आज भी जो प्रेस क्लब है लखनऊ का, उसका जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है आज भी उन्हीं के नाम आता है, क्योंकि उन्होंने इस्टेब्लिश करा था इसको। ही वाज वन ऑफ दोस few people who had established the press club of लखनऊ। तो होता क्या है कि उन्होंने क्या, जब मेरे को मैं अंदर गया तो अंदर जाने के बाद में उन्होंने मैं डिस्प्ले बोला उनसे, मैंने कहा there are few openings. I said I'm Ravi Bhatt. I did my post-graduation in philosophy, and when I was on the campus, I was editing two magazines. One was the Students' Digest, the other was Kumari and Hindi. And I'm told by my friends who are working with the nation here that there are few openings in your nation. So I would love to join you. मेरे को ऐसा लगता है वो पता नहीं क्या उनको अच्छा लगा है, बुरा लगा, तो देखिए डांट गया। डांटने के बाद में उस जमाने में क्या था कि हिंदी के अंदर, इंग्लिश के अंदर तो न्यूज़पेपर्स के अंदर टाइपराइटर शुरू हो चुका था, पर जो हमारा हिंदी था उसमें अभी भी लोग हाथ से लिखते थे, हाथ से लिख के दे देते थे, वो कंपोज करता था। तो वहाँ पे वही अच्छा वो लिखते थे तो वो न्यूज़ प्रिंट होता था, वो जो प्रिंट जिसमें आप न्यूज़पेपर छपता है न्यूज़ प्रिंट कहते हैं, और उन्हीं वैसे ही कागजों को लिखते थे। तो उन्होंने ही आस्क्ड मी कि आप क्या लिख सकते हैं, आई स्टिल रिमेंबर। तो मैंने कहा कि आप मतलब जरा थोड़ा सा होता है ना, आप जैसे बड़े मियाँ क्या हाल है, he was retired person, मैं भी क्वेश्चन निकल गया कि अंदाज भाई आप क्या लिख सकते हैं। तो मैंने कहा कि I can write anything. He said you go outside, check the old files and you know what exactly you can write. Because if I ask you something to write and you can't write, then you know that. So as it happened, I went outside, leafed through the old files of the Narjivan, and the modesty doesn't permit, but let me tell you, at that age, वो ज़माना था मैं बहुत पढ़ता था, केवल कोर्स की किताबों को छोड़कर, कोर्स कभी नहीं पढ़ता था। कोर्स में एग्जामिनेशन के ना कोई मैं क्लास अटेंड करता था, मतलब बहुत कम क्लासेस अटेंड करता था, और कल एग्जाम में तो आज किताब ला के पढ़ता था। देखिए वन नाइट एग्जामिनेशन, बाकी बहुत पढ़ता था। तो मैं उस जमाने में टाइम्स ऑफ इंडिया का पैसे लखनऊ से निकलता था, ये आता था दिल्ली से। तो दिल्ली से जब आता था तो दिल्ली के अंदर डाक एडिशन होता था, तो एक दिन लेट आता था। जब एक दिन लेट आता था तो उसका नतीजा क्या निकला कि पर न्यूज़ लेट आती, पर उसकी लैंग्वेज कॉन्टेंट्स लोकल पेपर में हर गुने अच्छे होते थे। तो मेरा तो स्टैंडर्ड यही था, कहाँ का टाइम्स ऑफ इंडिया दिल्ली का, और ये अपना ये पेपर था। तो मेरे लिए अच्छा हिंदी आती थी, घर के अंदर हमारी मदर बहुत फेमस पोएट्स थी, हमारे फादर 3 लैंग्वेज मास्टर थे, उनको उर्दू स्पोकन उर्दू, हिंदी, संस्कृत एंड इंग्लिश, ये वो मतलब मास्टर थे। तो घर में हमारे पढ़ने लिखने का बहुत था। हम लोग 1 महीने के अंदर हम हमारी बहन 1 महीने के अंदर हम लोग 6 से 7 किताबें तो हर हालत में पढ़ते थे। अब आप सोचिए जो आदमी कम से कम 6 से 7 और इट कैन बी 10 to 12 बुक्स अ मंथ, तो हम 1 महीने में पढ़े तो 1 साल में कितनी रफली 100 किताबें पढ़ देते थे, 70-80 पढ़ देते थे, 3-4 साल में कितनी पढ़ देंगे, तो लेवल पढ़ने का बहुत आता। फिर घर के अंदर हमारे मैगजीन आती थी, जैसे रियर डाइजेस्ट आती थी, इलस्ट्रेटिव वीकली आती थी, उसे धर्म आता था, हिंदुस्तान आता था, कालदर्मी आती थी, सरका आती, ये सब मैगजीन घर में भरी रहती थी। वो टीवी तो उस जमाने में नहीं था, तो हम लोग को पढ़ने का सब भाई बहनों को बहुत शौक था। वो बैकग्राउंड हम लोग का बना हुआ था, पहले से बना हुआ था। अब क्या होता है, मैं जब देखता हूँ तो उसमें देखता हूँ तमाम कॉलम्स देखता हूँ, तो एक कॉलम में तो रोज निकल रहा है एक्सेप्ट मंडे। तो मैंने देखा वो दैट वाज उसका नाम सटायर का होता था, उसका नाम था फुलझड़ी। एक छोटा सा ढाई जैसे एकदम रात में चलता था, काउंट हैंग करता फुलझड़ी। तो मैंने देखा
मैंने कहा अंदर गया, मैंने कहा मैं कैन राइट दिस। और आप ये किस्मत देखिए, वो खुद लिखते थे, वो एडिटर खुद लिखते थे उसको। अच्छा। मैंने कहा ये लिख सकता हूँ, तो नाम अपने से अपने नाम से देते हैं जो, तो उन्होंने कागज निकाला, लिखी। अब मुझको क्या मालूम ये लिखते हैं, तो चूंकि मेरे को नहीं मालूम था कि वो खुद लिख रहे हैं, लेकिन उनका दिल कितना बड़ा था आप इस बात को देखिए। उन्होंने, मैंने जैसे ही कहा, उन्होंने फोर्ट से कागज निकाला, बोले इसको आप लिखिए। तो मैंने उसमें बात की, जैसे होता है वो एज होती है जब आप दूसरे में बड़े एरोगेंट होते हैं, आपको कॉन्फिडेंस बहुत होता है, तो मैंने फटफट करके लिखना शुरू कर दिया। जब लिख रहे थे उनको दे दिया, उन्होंने उसको बच्चे मेरे चाय पिएंगे, Well, will you have a cup of tea? I said, thank you. He said, thank you for yes or no. I was sitting on the edge of the chair. He said, I said, and he maybe got so he said, चाय पिलाई, चला। When I came out of the building, I talked to my friends who were already working for the Nishan there. I said, look, this is what all happened. And then we forward that. चाय पी, I went back to my place. जब मैं लौट के घर आ गया, तभी मैं ध्यान में नेक्स्ट डे हमारे दोस्त ने हमको बोला, भाई तो तुम्हारा निकल गया है। अब आप सोचिए उस जमाने में निकलना कितनी बड़ी चीज थी। And back to a paper like नवजीवन, तो हिंदी के there were two newspapers who were dominating लखनऊ, एक स्वतंत्र भारत का, दूसरा नवजीवन। ये मतलब एकदम जो है जैसे जी टीवी या कोई टीवी आ रहा हो। तो एज अ रिजल्ट क्या हुआ कि उन्होंने हमसे कहा कि जाके आप थैंक यू कहिए। तो मैं वहाँ पर थैंक यू कहने के लिए उनको वहाँ पर गया। When I had gone there to say thanks, you know what did he say? It's not thanks, you have to continuously write for us. That was my breath. So there was a time I was writing 4 columns for Naujivan. One was the Punjabi that was appearing daily. Then one was the saving complaints column. The third column was I was writing about the film reviews. And the fourth column, which he gave me, that is where your answer lies. So आपने पूछा ना हिस्ट्री कैसे होती। तो उन्होंने क्या करा, एक दिन शुरू में एक बड़ी फटी सी किताब जिसके पेज लग रहा था एकदम टूट के भी गिर जाएंगे, वो लाके मेरे को दे दी। और वो किताब वो मेरे को दे दी, बोले कि इससे आप कुछ लखनऊ के बारे में सुनना। And that book was written by one anonymous writer, एकदम कोई प्राइस है। तो उससे मैंने लिखना शुरू करा लखनऊ की हिस्ट्री। एंड वो मेरा कॉलम आता था 2 नाम से, पहले आता था किस्से नवाबों के, उसका उसका नाम होता किस्से लखनऊ के। तो ऐसे करके वो मैंने वो मैंने किताब पढ़ी, तो इट वाज सच एन इंटरेस्टिंग बुक एंड दैट इज हाउ दैट जनरेटेड in me a lot of interest in the history. Because when I was writing it and when people were reading it, the feedback which I was getting it, मैं शहर में कहीं जाता था तो ये जरा सा यार लड़का भी यूनिवर्सिटी बाहर निकल के आया है, कहीं जा रहा, अरे आप भी लिखते हैं, तो the kind of admiration and attention I was getting from the society, number 1, and number 2, लिखने में भी मजा आ रहा था, क्योंकि ऐसा कोई लिखता था। तो that is how my journey of writing, or you can say that my romance with the history. Okay. लखनऊ की आपने बात की है, लखनऊ को आपने इतनी गहनता से, शिद्दत से पढ़ा। वो कौन सा ऐसा लखनऊ का इतिहास है, वो कौन सा ऐसा पोर्शन है जिसको पढ़ने में आप पूरी तरह से ज़हनशी हो गए? देखिए ऐसा है, वैसे तो एक हिस्ट्री की जो सबसे इंटरेस्टिंग बात तो है कि जब भी कोई आपको फैक्ट ऐसा मिलता है जो आपको नहीं मालूम था, एंड यू थिंक दैट दिस फैक्ट इज अ गेम चेंजर इन द सोसाइटी, तो मजा आता है। तो ऐसा, इफ यू वांट मी टू सिंगल आउट अ पर्टिकुलर टॉपिक, नो, देयर आर नंबर ऑफ टाइम्स दैट आई वाज एब्सोल्युटली फ्लोड। मैं एग्जांपल आपको देता हूँ। जैसे जब मैंने लखनऊ के बारे में पढ़ा, तो लखनऊ की हिस्ट्री जैसे सब लोग जानते हैं कि इट इज the culture, why Nawabs are known? Nawabs are known all over the world for a single leader. रूलर तो पूरी दुनिया में हुए, हर जगह में चिफ्टर है, बेगम भोपाल हुई है, ऐसा हुआ। लेकिन लखनऊ is basically known for its settler culture. और वो settler culture कैसे बना, ये बहुत कम होता है। गंगा जमुनी तहजीब, गंगा जमुनी तहजीब तो हर आदमी कह देता है गंगा जमुनी तहजीब, वो जबान पे फिसलता रहता है गंगा जमुनी तहजीब। लेकिन गंगा जमुनी तहजीब कैसे बनी, इसको पढ़ने में मेरे को बहुत मजा आया।
how the fabrics of this culture was woven. You know, that is the reason कि मेरी जो अपनी किताब के फर्स्ट पेज पे मैंने लिखा है my book which is the best seller book published by the best publisher of India. And when I say the bestseller, in the sense it is the bestseller book, and the beauty of that book is that it is not only the bestseller. Bestseller is the book where people shell out the money from their pocket and buy it. But at the same time, it is prescribed in 2 universities. 2 universities के syllabus में referred हमारी है. One is the Lucknow University, the other is the Mohiuddin Chishti Language University. तो उस मैंने फर्स्ट पेज में लिखा है where the best of the sermons failed. Where the best of the sermons failed, culture evolved by Nawab of Lucknow has lasted, succeeded, and that is the proof of that is even at the time of partition, when the entire country was burning in communal clashes. Lucknow was the only place which had not witnessed even a single clash. Not a single clash. So it is not a theoretical culture. The people who are ill-informed about or ignorant about the Lucknow's culture out of Lucknow, they at times लाभरे पहले आपका culture नहीं आएगा. पहले आपको तो केवल उसका बहुत ही that's a स्थूल स्तर है. उसकी जो soul है, वो culture जो सीप कर गया है. Lucknow का culture जो सीप कर गया अंदर तक. यहाँ के इंडिविजुअल्स में वो है कि देखिए यहाँ पर कभी भी आपको हिंदू मुस्लिम में फर्क नजर नहीं आएगा. बातचीत से कपड़े लत्ते से आप बता नहीं सकते कौन हिंदू कौन मुसलमान है. यहाँ का देखिए जिस समय पूरा हिंदुस्तान में कम्युनल राइट्स हो रहे थे, लखनऊ में क्यों नहीं हुआ? इसके मतलब वो कल्चर यहाँ पर था. The best of the sermons failed. They wear out. You go to the church, you go to the mosque, you go to the temple. प्रवचन सुन के आप आइए, डिस्कोर्सेस सुन के आइए. 1 घंटे 2 घंटे अच्छी बातें सुनते हैं, 4 घंटे के अंदर खत्म हो दिमाग पर आप वही आ जाते हैं. 1-2 दिन समझने से रहेगा. पर लखनऊ का कल्चर वो है जो अभी भी स्टिल लिंगर्स. ये लखनऊ के कल्चर की ब्यूटी है. That still lingers here. अभी नवाबों को क्या कितना हो गया? 1856 के अंदर नवाब लास्ट चले गए थे, पर आज कितना साल हो गया? अभी कैलकुलेट. और अभी भी लखनऊ के अंदर वो कल्चर है. या हिंदू मुस्लिम राइट्स कभी नहीं होते. तो ये ब्यूटी नहीं है, ये जीता जागता सबूत नहीं है लखनऊ के कल्चर का. Then why should I not be interested in Lucknow's culture, which is doing a great, deal of good to the not only to this region but to the entire world. Humanity को कर रहा है. बिल्कुल. This culture can be taught. आज पूरी दुनिया में क्या हो रहा है? केवल कम्युनल क्लासेस किस लिए हो रहे हैं? कम्युनल क्लासेस केवल इसलिए हो रहे हैं बिकॉज ऑफ द सेक्टेरियन लाइंस, रिलीजियस लाइंस पे हो रहे हैं. बाकी तो नहीं हो रहे हैं. और लोगों को जड़ से खत्म कौन कर सकता है? पूरी दुनिया में. पूरी लखनऊ का कल्चर है. केवल लखनऊ ही एक ऐसा. या टेल मी, आप मेरे दूसरा कोई कल्चर बताइए. तो ये लखनऊ है. दूसरी चीज, ये लखनऊ है अवध जिसे कहते हैं, अवध का कल्चर. ये अवध का क्षेत्र है जहां पर कि आपको दो इंडिया है क्रेडल ऑफ 4 religions. One is Hinduism, second is Buddhism, third is Jainism, fourth is Sikhism. है? यहाँ पे पैदा हुए चारों धर्म, इनमें से 3 का क्रेडल अवध है. जैनिज्म, बुद्धिज्म एंड ऑफ कोर्स हिंदुइज्म. यहाँ पर ये वही अवध है जहाँ पर ये बनारस के अंदर कबीर हुए हैं. सेकुलर कल्चर वैसे ये यहीं पर तुलसीदास हुए हैं. और यहीं के ऊपर जो आपका जो रीजन है, ये जो आपका ये सनातन धर्म चला रहा, उसका सबसे बड़ा सेंटर क्या है? बनारस और अयोध्या. मथुरा तो खैर अवध में नहीं आता. तो ये रीजन है. तो इसमें जो आप बताइए मेरे को, यहाँ रिलीजन, कल्चर एंड व्हाट इज कल्चर? कल्चर क्या होता है? कल्चर किसे कहते हैं? कल्चर कहते हैं कि एनीथिंग इज कल्चर ओनली टू दैट एक्सटेंट the human efforts are involved in it. आपको एग्जांपल दे तो कल्चर सब लोग कहते हैं. कल्चर क्या है? कल्चर होता है, लकड़ी कल्चर नहीं है, क्ले कल्चर नहीं है, मट्टी कल्चर नहीं है. पर जब मट्टी से कुम्हार बनाता है ना पॉटरी, वो कल्चर होता है. लकड़ी कल्चर नहीं, जंगल में उगती है. लकड़ी काट के उसकी जब कोई शेप दे देते हैं आप, तो वो कल्चर होगा. अलग अलग रीजन में अलग अलग से बनाया जाता है. हाँ, जिसे हम बनाते हैं, जिसमें ह्यूमन एफर्ट्स होते हैं.
आपने अभी बीच में बोला सनातन धर्म का एक लफ्ज आया, शब्द आया। आज के राजनीति की अगर सर बात की जाए तो आज की राजनीति में जो रिवाइवल ऑफ सनातन धर्म, ये सिर्फ एक मतलब एक ऐसा कह दूं कि ये हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और, ऐसा क्या है? आप इसको ऐसे कैसे देखते हैं? इसमें रिवाइवल की कोई बात ही नहीं। सनातन धर्म तो चला आ रहा है पहले भी था, अभी भी, आज भी। और अगर आप इशारा इस तरफ है कि राजनीतिक स्तर पर इस्तेमाल हो रहा है, बिल्कुल उसी तरह का ही है। तो मैं आपको बता दूं ये बहुत कम लोग जानते हैं, कम लोग के ज्यादा लोग जानते हैं, पर आंखें बंद करे रहते हैं। और रिलीजन हैज बीन ऑलवेज यूज्ड बाय द रूलर्स। ये आज की बात नहीं है, आपको लग रहा नहीं बात है। रिलीजन पूरी दुनिया में, जब से दुनिया बनी है, और इस दुनिया के अंदर जब से राष्ट्रतंत्र बना है, राष्ट्रतंत्र तो पहले राष्ट्रतंत्र ही हुआ था, तो राजशाही राष्ट्रतंत्र कहिए उसको, वो जब से बना है तब से रिलीजन को मिसयूज हुआ है। अगर आप कहना चाहें मिसयूज तो कहें क्यों? क्योंकि राजा को हमेशा कहा गया है कि हर धर्म कहा गया कि वो तो ईश्वर का दूत होता है, ईश्वर का प्रतिनिधि होता है, इसलिए राज कर रहा है। तो ये क्या है? धर्म को तो यूज कर रहे हैं आपका राज करने के लिए, चाहे वो इंग्लैंड हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे यूरोप हो, चाहे कहीं भी हो। इट इज ऑलवेज बीइंग सेड इन एनी लाइक ऑटोक्रेसी, हमेशा ये बात कही गई। तो धर्म को तो हमेशा रूलर ने यूज किया है। फिर आप देखिए राज्याभिषेक होता है, राज्याभिषेक कौन करता है? पुरोहित करता है ना। धर्म का इस्तेमाल हो रहा नहीं हो रहा है। तो राजधर्म वो धर्म के अंदर धर्म और राज्य तो एक दूसरे से बिल्कुल जुड़े हैं। अच्छा, आपको हमने सर, आप एक लेखक, आपको लिखने का भी शौक है सर, थोड़ा सा आपको गजल का भी शौक है, कुछ इस अपने इंटरेस्ट के बारे में बताइए। You know, this history is my one passion. The second passion is poetry. Okay. And there are a few other passions also which I won't share. बिल्कुल। So you know that's आपको मैं समझता हूँ सभी के अंदर ये चीज होती है, पर आपका एक साइड होता है उसको लोग जानते हैं, दूसरे साइड because probably you also don't want to that people should know, you keep it to yourself. So the same is almost here. And मैं आपको लखनऊ के ऊपर आप कहते हैं का शेर, जी बिल्कुल सर बिल्कुल। लखनऊ इज माय पैशन। आप तो सर लखनऊ की शान है, तो ये कैसे हो सकता है कि लखनऊ के बारे में आपको एक शेर है जी सर कि यूं तो हर शहर का अपना एक मिजाज है, यूं तो हर शहर का अपना एक मिजाज है, पर अंदाज हम लखनऊ वालों का कुछ खास है। पर अंदाज हम लखनऊ वालों का कुछ खास है, और चले जाएं हम जहां में कहीं, रहता एक लखनऊ हमेशा हमारे साथ है। वाह, क्या बात है सर, क्या बात है। और एक शेर और है जी, जिसने, देखिए लखनऊ एक ऐसा शहर है जिसके अंदर जो भी आता है फिर यहाँ से जाता नहीं, लखनऊ उसको अपना कर लेता है, लखनऊ का वो खुद ही बन जाता है। लखनऊ एक ऐसा शहर है क्योंकि ये ऐसा लखनऊ का जो कल्चर है, मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ लखनऊ के लिए कि लखनऊ जब कोई घूमने आता है तो कहते हैं लखनऊ घुमा दीजिए। तो मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ कि लखनऊ की जो टेंजिबल हेरिटेज है, जैसे मूर्त धरोहर जो है, बिल्डिंग हो गई, सब हो गई, इनका कोई खास नहीं है क्योंकि यहाँ पर मार्बल अवेलेबल नहीं था। तो यहाँ पर आप जैसे राजस्थान चले जाइए तो आपको बड़ी बड़ी हवेलियाँ, शानदार भवन मिल जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ ऐसी कोई बिल्डिंग। लेकिन लखनऊ की जो इनटेंजिबल हेरिटेज है, अमूर्त जो कहना चाहिए धरोहर है, जैसे अमूर्त धरोहर जैसे आपका गाना होता है या खाना होता है, ये अमूर्त है। तो लखनऊ की जबान है लखनऊ की, जिसको भी आप छू नहीं सकते पर महसूस कर सकते हैं। तो लखनऊ का कल्चर टोटल जो है वो एक ऐसा है जो लोगों को अपने अंदर उनकी रूह में उतर जाता है। उसको एक शेर मैंने कहा है कि जिसने देखा एक बार लखनऊ बस यही कहो कर रह जाता है। जिसने देखा एक बार लखनऊ बस यही कहो कर रह जाता है, और रूह में आ बसा लखनऊ, रूह में आ बसा लखनऊ, फिर दिल से कहाँ निकाला जाता है, फिर दिल से कहाँ निकाला जाता है। तो आप देखिए लखनऊ में आपको मैं एक बात और बताऊं बड़ी इंटरेस्टिंग आपको, कि लखनऊ के अंदर की
लखनऊ का आलम ये था कि देयर वर टू स्कूल ऑफ उर्दू पोएट्रीज। एक जो लखनऊ का जो उर्दू पोएट्री का मरकज हुआ करता था, केंद्र हुआ करता था, पहला होता था दिल्ली, और सेकंड जो हुआ वो हुआ लखनऊ। लखनऊ के अंदर जो सबसे पहले आए वो आपके उर्दू के शायर, ये थर्ड नवाब, टोटल यहाँ पे 11 नवाब होंगे। फर्स्ट नवाब में जो थे ये वो था बुरहानुद्दीन, उसका असली नाम था मीर मोहम्मद अमीन, उसका नाम था बुरहानुद्दीन सादत खां, सादत खां के नाम से जाने जाते हैं। सेकंड वाज सफदरजंग, जिनके नाम से दिल्ली का सफदरजंग एरिया है। थर्ड नवाब थे शोरदौला, शोरदौला जिन्होंने की बैटल ऑफ बक्सर लड़ी, बैटल ऑफ पानीपत लड़ी थी, और शोरदौला इन्होंने वेलरगढ़ को भी 1775 के अंदर कब्जा कर लिया था। थर्ड बैटल ऑफ बक्सर 1761, 1764 इन द बैटल ऑफ बक्सर। फोर्थ नवाब थे आसिफउद्दौला, जिन्होंने की फैजाबाद से कैपिटल शिफ्ट करके लखनऊ बनाया था 1775 के अंदर। उनके उसके बाद में वजीर अली था, एक 20 साल की उम्र का होता था, 4 महीने के लिए बना था 1597 से लेकर 1790 ओनली फॉर 4 months। उसके बाद में बना सादत अली खान, जिन्होंने हज़रत बनाया। उसके बाद में आपको सादत अली खान के बाद में 7th गाजिउद्दीन हैदर, जिसने कि 1819 के अंदर अपने आप को डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ इंडिपेंडेंट किंग। अर्लियर दे वर द नवाब्स, नवाब मींस असिस्टेंट, दे वर द असिस्टेंट ऑफ द kings of Delhi, but Gaziuddin हैदर declared himself independent Nawab in 1819 because the Britishers they instigated him. Why? Because the king of Delhi had not allowed the governor general to sit in his presence. तो गवर्नर जनरल गुस्सा आ गई, तो गवर्नर जनरल अंग्रेज होता है, क्योंकि इसका बाकी हिस्सा, इसका रीजन ये था क्योंकि उस समय तक जो दिल्ली के जो पीस इतने कमजोर हो गए थे, मजाक में कहा जाता था कि शाह आलम्स किंगडम फ्रॉम रेड फोर्ट टू पालम, तो उसने इनको करा। तो इन्होंने विद द हेल्प ऑफ द ब्रिटिशर्स ही डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंट किंग, अपने सिक्के निकाल दिए, अपने कुछ कर दिया। उसका एक नवाब था नवाब नसरुद्दीन हैदर। नवाब नसरुद्दीन हैदर was the first person, just imagine, Britishers they started just had made him a laughing stock for their own interest, but the fact was he was the first person जिसने कि Ganges flowing at Kanpur, Gomti flowing at Lucknow, he just thought of connecting these two. और आज लखनऊ में that was way back in 1832। आप आज लखनऊ में कभी भी आप जाते हैं तो आपको एक नहर मिलती है, हैदर कैनाल मिलती है, तो नाम गाजिउद्दीन हैदर ने बनवाई थी, 22 किलोमीटर तक बन गई थी, और उसको लखनऊ गंगा को गोमती से जोड़ने की कोशिश थी, नहीं बन पाई। इसका रीजन ये था कि यूटीएस उसके जो थे वो दरबारी लोग थे, बहुत करप्ट थे, तो पैसा सब खत्म हो गया था। दूसरा कारण था कि फॉल्टी सर्वे भी था। थर्ड उसके बाद नवाब जो होते हैं, उसके बाद एक का नए नवाब आते हैं, उसका नाम था मोहम्मद अली शाह, जिनके नाम पे आज उन्होंने छोटा गामवाड़ा बनाया है, हुसैनाबाद मोहम्मद से कहते हैं बना हुआ है, मोहम्मद अली शाह। और मोहम्मद अली शाह के बाद जो थे, आज आप जो हजरतगंज देख रही है ना, वो उन्हीं के नाम पे, उनका नाम था अमजद अली शाह। अमजद अली शाह बहुत रिलीजियस आदमी थे, अच्छा, वेरी रिलीजियस। एज अ रिजल्ट उनको हजरत भी कहा जाता था, उनको हजरत कहकर लोग संबोधित करते थे। तो इसलिए उनके टाइम पे ये फ्लोरिश करा। हजरत की सड़क बनवाई थी जो बनाई थी वो बनाई थी 1810 के अंदर, बनाई थी सादत अली खान, सॉरी यस आई एम राइट, वो जो सड़क बनाई थी वो 1810 में बनाई थी सादत अली खान सड़क सदरगंज की जो, और उसके आगे एक आध छोटे मोटे कॉमर्शियल स्ट्रक्चर बना दिए थे। लेकिन जो उसको बाकायदा था फ्लोरिश किया है वो अमजद अली शाह के टाइम पे किया था। अमजद अली शाह को चूंकि हजरत कहते थे इसलिए इसका नाम पड़ गया हजरतगंज। हजरतगंज, ओहो, वहां से ये चीज। और हजरतगंज में ही वो दफन भी है। हलवासा के ठीक सामने जो मकबरा है सित्तेनाबाद, सित्तेन वर्ड यूज होता है, इट्स अ जॉइंट नेम ऑफ हसन एंड हुसैन, अली साहब के बेटे जो थे, तो उनके नाम पे, सो इसे कहते हैं सित्तेनाबाद। और सित्तेनाबाद इमामबाड़ा जो है, उन्होंने बड़ा कंफ्यूजन है कि उन्होंने बनवाया था कि वाहिद अली शाह ने बनाया था, पर फैक्ट ये है कि उन्होंने अपने लाइफ टाइम भी बनवाना शुरू कर दिया था उसको वहाँ पर। और उसके बाद में उन्होंने कहा था मेरे को यही दफन किया जाएगा। जब उनका इंतकाल होता है तो उसके बाद में वाहिद अली शाह जैसे ही गद्दी पे बैठते हैं तो पहला ऑर्डर ये करते हैं कि वो 10 लाख रुपए देते हैं कि इसको कहना चाहिए, उसके उसी फंड में डाल देते हैं, तो वो पैसा यूज होता है उसको डेकोरेशन के लिए अंदर से।
इसलिए लोगों को कंफ्यूजन किसने बनवाया। अभी भी ये है। हाँ नहीं, अब तो काफी लोग क्लियर हो, फिर साथ अभी काफी लोग कंफ्यूजन है। इसके अलावा 7 लाख रुपए वो अंग्रेजों के पास जमा कर देते हैं, उसके इंटरेस्ट से ये मेंटेन होगा सर। तो आज भी वहाँ पर वो मेंटेन खर्चेस होती है। उसके बाद जो होता है 11वां नवाब होता है, उसका नाम होता है, सब लोग जानते हैं, वाहिद अली शाह। और अमजद अली के शाह के टाइम पे ही उनका वजीर का उसका नाम था अमीनुद्दौला। अमीनुद्दौला ने ही अमीनुद्दौला ने अमीनाबाद बसाया, अमीनाबाद मार्केट जो उससे बसाया। तो अमीनाबाद आपको हो गया, उन्होंने बसाया। इसी तरह के जो वाहिद अली शाह थे, उन्होंने कैसरबाग बनवाया था। कैसरबाग बनाने में 80,000 पाउंड खर्चा आया था टोटल। वाहिद अली शाह ने कैसरबाग जो है ना, दैट वाज द पैलेस। और साथ अली खान ने बनवाया वो, तो दैट इज हाउ माउंटेन आस्क मी इन। एक चीज कही जाती है कि जो इतिहास को इग्नोर करते हैं, फ्यूचर उन्हें इग्नोर करते हैं। इस पे कहते हैं ये तो बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। जो गलती से नहीं सीखता है उसको भुगतना पड़ता है। इतिहास पढ़ने का सबसे बड़ा फायदा तो यही है ना कि आप यू कैन अंडरस्टैंड कि वेयर समवन हैज यू नो डिड अ कमिटेड अ मिस्टेक सो दैट यू कैन अवॉइड इट। सो आई थिंक आई एग्री। इतिहास अपने आप में एक रहस्य है। इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए रहस्य इस लफ्ज को, रहस्य तो हर चीज है, ईश्वर है कि नहीं ये भी एक रहस्य है। हाँ। सच क्या होता है ये भी एक रहस्य है। हाँ। तो अगर रहस्य किस परिप्रेक्ष्य में आप उसको उपयोग कर रही हैं वो एक बात अलग है, पर जो चीज आपको नहीं मालूम वो रहस्य होती है। जिस दिन आपको पता लग जाता है रहस्य खत्म हो जाता है। जादूगर जादू दिखाता है, बहुत बड़ा रहस्य होता है। अगर आपको फिर ठीक पता लग गया तो नहीं। तो इस ढंग से आपका, और मैं आपको एक बात आपको आउट ऑफ वे जाकर बताना चाहता हूँ कि लखनऊ के की 2 चीजें बहुत फेमस हैं। उर्दू की काव्य विधा एक रेखती है, जिसे कम लोग जानते हैं, वो भी यही जादू थी लखनऊ। और वो रेखती को इसलिए लोग कम जानते हैं क्योंकि ब्रिटिशर्स ने भी इसको इनकरेज नहीं किया था। सॉरी, इंडियंस ने तो किया ही नहीं था, जो इवन द मुस्लिम हिंदूज बोथ, और ब्रिटिशर्स ने भी नहीं किया था क्योंकि बिकॉज ऑफ द विक्टोरियन वैल्यूज। और वो केवल इसलिए था, द रीजन वाज रेखती जो था, रेखती वाज बेसिकली अ पोएट्री बेसिकली रिटन बाय ईदर बाय द फीमेल और बाय ऑन बिहाफ ऑफ द फीमेल्स। वो फीमेल जेंडर में ही लिखी जाती थी। और उसके अंदर आई डोंट नो वेदर हाउ पीपल विल टेक क्रेडिट, द बेसिक आइडिया वाज दैट कि the females, उसके अंदर बहुत बड़े-बड़े जो शायर थे, जैसे कि आपके इंशाअल्लाह खान शायर थे, इन जिन्होंने हिंदी की पहली कहानी लिखी थी, रानी केतकी की कहानी, he had also written in it। और रेखती was it was like I'm trying to find out the certain words। It was about the sexuality of the females। Okay। And they had written it, अपने वक्त से बहुत आगे की थी बहुत, और वो यही बन गई। वाहिद अली शाह की बेगम भी एक लिखती थी। और इसका रीजन बेसिकली क्या था, that I think people must know it। वो लखनऊ के अंदर एक कल्चर ही था कि that you have one wife but then you have the other woman also in your life, and वो बड़ा स्टेटस सिंबल माना जाता था हर युग में, because you can afford another wife, you can either wife or your ऐसे concubine, or you call it a friend, call it a king। तो ये लखनऊ में एक का जो कल्चर था, नौकरी कल्चर फॉलो किया था कि वो माना जाता था स्टेटस सिंबल। एज रिजल्ट क्या होता था कि नवाब की तो बहुत बेगमें होती थी, जो एरिस्टोक्रेसी थी, ऊपर से जो जितनी एफोर्ड कर रहा है उसकी भी रहती थी। तो नेचुरली वाइफ्स को टाइम कम दे पाएंगे ना, जब वाइफ्स को काम टाइम कम दे पाएंगे तो वाइफ्स को तो फ्रस्ट्रेशन अपना होगा, तो वो फ्रस्ट्रेशन तो कहीं निकलेगा। तो दैट इज वेयर द पोएट्री वाज। रेखती इज दैट पोएट्री वेयर बाय एंड लार्ज they were getting rid of the females, they were getting rid of their pent up feelings। और से अनछुए पहलू उनसे रह जाते हैं। उनके लिए सर हम चाहते हैं, जो आज की मॉडर्न जनरेशन है, बतौर इतिहासकार आप हमारे शो के माध्यम से उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं? एक सीधी सी मैसेज है, the unfortunate part is that in India the history which is being taught in the confinement of the classroom, that is only the political history। That's unfortunately, and let me tell you, I very strongly feel that political history
is simply a very small part of history. Political history, there's a social history, there's a cultural history, there's a science-related history, there's so many histories. So my, I'll urge the younger generation that they should not only peep into the political history of India, but they should go into the complete history of the society, because that will give them the complete picture, and then the history becomes more interesting. Otherwise, who is interested कि कौन सी बैटल कब हुई थी, किसने किसको मार दिया, किसको गिरा दिया, कुछ ही लोग होंगे, है ना? और फिर अक्सर लोगों को बहुत गलतफहमी होती है कि पॉलिटिक्स इन्फ्लुएंस करती है सोसाइटी को। मैं कह रहा हूँ उल्टी बात है, सोसाइटी की अदर फोर्सेस जो होती हैं वो पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करती हैं। जैसे एक आखिरी बात बताता हूँ, बात खत्म करता हूँ। हिंदुस्तानियों में आपने देखिए कि आप स्पेशली मिडल हिस्ट्री के अंदर देखिए कि बाहर से इन्वेडर्स आए और उन्होंने हिंदुस्तानियों की ऐसी तैसी कर दी, चाहे वो आपके मोहम्मद गोरी आया हो, चाहे उसके बाद में आपके यू नेम एनीवन, अहमद शाह अब्दाली आया हो, चाहे अंग्रेज आए, तो ये जितने भी आए वहां से, तो इन्होंने इंडिया को हाथों चले गए और आते थे, बहुत मुट्ठी भर आते थे और हाथे हमेशा अहमद शाह अब्दाली ने 8 बार इंडिया में अटैक किया और लूट के चला जाता था। नादिर शाह आया 1739 में लूट के चला गया। कैसे पॉसिबल? आप जब एक तरफ आप बात करते हैं कि इंडिया का कल्चर इतना हाई था, यहाँ की मैथमेटिक्स जीरो की खोज करी और नक्षत्रों के बारे में बात करते हैं, आयुर्वेदा के बारे में बात करते हैं ना आप लोग। अभी आप घंटों बैठ कर आप लोग बात करते रहो हिंदुस्तान की ये थी और आपका इसमें से कुछ आप गलत नहीं, जितना आप बोल रहे हैं सब सच बोल रहे हैं, लेकिन इसमें असली बात तो आप नहीं करते हैं। जब आपने हिस्ट्री पूरी कंप्लीट हिस्ट्री पढ़ी, क्यों हाथ कर इतना आपका इतना एडवांस था, आपको बताइए मेरे को। जब आपकी सब कुछ यहाँ पे इतना एडवांस था तो बाहर के आदमी आते थे और आप कैसे तैसी करके चले जाते थे, लूट काट के क्यों चले जाते थे? जबकि जो आते थे अफगानिस्तान में कल्चर क्या कुछ नहीं है, अफगानिस्तान में आपके पास जो चीजें उनके पास कुछ भी नहीं थी, सब केवल एक रीजन था। जब आप हिस्ट्री पूरी कंप्लीट पढ़ेंगे, इट इज द कास्ट सिस्टम। हिंदुस्तान का कास्ट सिस्टम ने हिंदुस्तान को बर्बाद किया था, कि लड़ेगा खाली क्षत्रिय, बाकी तो कोई लड़ेगा नहीं। दूसरी बात आपके जो है जिसको आप सो कॉल्ड बैकवर्ड कहते हैं, जो बैकवर्ड कहते हैं, जिसको कि आप अछूत कहते हैं, वो आपका साथ देगा, वो आपका साथ देगा। जो लड़ाई होगी, जिसको आप घर में नहीं घुसने देते हैं, जानवर से बुरी तरह ट्रीट करते हैं, वो आपका साथ देगा। तो अगर आप पूरी हिस्ट्री सोसाइटी की पढ़ी होती तो हिंदुस्तान इंप्रूव कर जाते। आप तो खाली बाकी हिस्ट्री पढ़ते रहे, नक्षत्रों के बारे में बात करते रहे, मेडिसिन के बारे में बात करते रहे, एग्रीकल्चर के बारे में बात करते रहे, सारी चीजें बात करते रहे, वेद पुराण की बात करते रहे, पर आपके यहाँ पर जो प्रैक्टिसिंग जो थी हिंदुस्तान में, हम आई एम नॉट गोइंग टू डिटेल्स की वैदिक काल के अंदर जो वर्ण व्यवस्था क्या थी, हम उस पर बहस नहीं करना चाहते हैं, लेकिन पिछले 500-600 साल के अंदर, 1000 साल के अंदर जिस ढंग की जो वर्ण व्यवस्था यहाँ प्रैक्टिस में थी, उसका रिजल्ट था कि आप हमेशा गुलाम रहे। अंग्रेज आप कहते थे केवल 30,000 अंग्रेज आया था शुरू में, कैसे उसने पूरे हिंदुस्तान में राज किया? तो आपको अगर आप पूरी हिस्ट्री पढ़ रहे हो, आपकी बात का आंसर दे रहे हैं, आप खाली पॉलिटिकल हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो आपको बात कभी पता ही नहीं लगेगी हिंदुस्तान में सब क्यों हुआ। जब आप कंप्लीट हिस्ट्री पढ़ें तो आपको पता लगेगा अरे यार ये हमारे में कमी थी, जो जात ने हमने एक कास्ट को इग्नोर करा, एक कास्ट और एक वो कहना चाहिए उसमें भी आपस में बटे रहे, तो कैसे रहे? ये राजपूत बड़े बहादुर हैं तो बेचारे आपस में लड़ते रहते थे, प्रभुत्व के लड़ते रहते नहीं रहते थे, और जगह भी आपने तो। और मैं आपको इसमें और मजेदार कही मैं आपको बताऊं, ये जो आप मिडिल पीरियड से लेकर और उसके भी पीरियड से लेकर अगर अभी तक आप चले आएंगे तो आप पाएंगे कि तमाम जगह पर ऐसे हैं जो लोअर कास्ट, सो कॉल्ड लोअर कास्ट के लोग हैं, दे वर द बेस्ट रूलर ऑफ द कंट्री। बिल्कुल। तो अब मैं जो बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर हम टोटल कंप्लीट हिस्ट्री पढ़ रहे होते तो हमको अपनी कमजोरी भी पता लग जाती और हम गुलाम नहीं होते थे सर। तो सर बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए और अपने सारे रोचक पहलुओं से हमें उससे मुखातिब कराने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप देखते रहिए अतिथि उवाच कौशिकी के साथ।